हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पर हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं वो आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट पर आधारित है। आरबीआई ने हाल ही में अर्थव्यवस्था और उसके कुछ प्रमुख क्षेत्रकों से संबंधित लोन के विवरण के बारे में कुछ जानकारियां साझा की हैं। इसमें लोन देने को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं जिसे हम आज की पूरी खबर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज की हमारी न्यूज़ है उसमें कहा गया है, आरबीआई सेज बैंक्स रिलक्टेंट टू लैंड टू बिग बिजनेसेस, यानी कि आरबीआई ने बताया है कि बड़े बिजनेसेस को लेकर के बैंकों के अंदर जो लोन देने की प्रक्रिया है उसमें यानी कि गति धीमी हुई है और बैंक इस समय बड़े व्यवसायों को लोन देने से बच रहे हैं। तो बड़े व्यवसायों के अंतर्गत यहाँ पर हम बड़े उद्योगों को शामिल करते हैं, जैसे कि हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, हम बात करें आईटी सेक्टर की, कपड़ा उद्योग की बात कर सकते हैं, स्टील सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्र बड़े उद्योगों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में डिस्कशन के जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आरबीआई ने क्या कहा है, यानी कि न्यूज़ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिन क्षेत्रकों में उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं कि बैंक क्यों नहीं उनको आगे ऋण देने की बात कर रहे हैं या फिर क्यों इतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते बड़े क्षेत्रकों को, बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने में, तो इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं ये लोग ऋणों को। उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई ने आंकड़ों के आधार पर कुछ प्रमुख क्षेत्रकों में दर्शाया है कि किन क्षेत्रकों को बैंकों के जरिए लोन दिया जा रहा है और किन क्षेत्रकों को नहीं दिया जा रहा है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर और अन्य क्षेत्रकों पर किस तरीके से पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल जिसे हम मेंस के स्तर पर शामिल करेंगे। तो आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन जीएस पेपर मेंस के स्तर पर पेपर 3 से रिलेटेड है, जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले आंकड़ों को दर्शाता है। गाइज, इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आपको याद होगा जब बजट से संबंधित हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था तो बजट के टॉपिक में हमने बहुत सारी बातें उसमें शामिल की थी कि किन किन क्षेत्रकों को लेकर के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप बजट के सेशन को ध्यान में रख करके ही इस सेशन को, आज के पूरे सेशन को समझेंगे, क्योंकि बजट के सेशन का ही अगला चरण ये सेशन यहाँ पर निकल करके आया है। तो मैं आपको बीच में इसका हिंट करता रहूंगा कि कैसे आप इसे समझ सकते हैं। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ हमारी है कि आरबीआई ने बताया है कि बड़े उद्योगों और बुनियादी ढांचे के अंतर्गत क्रेडिट ऑफटेक में होने वाले संकुचन पर उन्होंने चिंता जताई है। क्रेडिट ऑफटेक क्या है, अभी हम बात करते हैं। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये ऋण देने की एक प्रक्रिया है, लोन दिया जाता है। क्रेडिट ऑफटेक का मतलब हम आगे समझेंगे। अगला, बैंक बड़े कारोबारियों को ऋण देने से बच रहे हैं या फिर अनिच्छुक हैं। ऐसा आरबीआई ने बताया है कि बैंकों के जरिए बड़े कारोबारियों या बड़े उद्योगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। इस समय ये स्थिति रिपोर्ट में उन्होंने बताई है। इसका कारण क्या बताया उन्होंने कि बड़े उद्योगों की बढ़ती तनावग्रस्त परिसंपत्तियां यानी कि स्ट्रेस्ड एसेट्स को उन्होंने कहा कि इसका बहुत बड़ा कारण है। तो गाइज, आज अभी हमारे डिस्कशन में हमें 2 पॉइंट्स मिले। पहला तो क्रेडिट ऑफटेक, दूसरा तनावग्रस्त परिसंपत्तियां यानी स्ट्रेस्ड एसेट। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट ऑफटेक क्या है, तनावग्रस्त परिसंपत्तियां और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो क्रेडिट ऑफटेक को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जब क्रेडिट यानी अर्थात लोन देने वाला, हम बात करते हैं यहाँ पर लेनदार और देनदार की, यानी लेंडर और बोरोवर। तो जो व्यक्ति या जो संस्था लोन देना चाहती है वो हमेशा इस बात को लेकर के चलती है, मान करके चलती है कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए लोन पर या दिए गए पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज प्राप्त हो सके, तो वही उनके द्वारा दी गई परिसंपत्ति की कमाई होगी। इसमें अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट प्रतिभूतियां या फिर गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसमें अगर पैसा देती हैं तो उसके बदले में उन्हें कम ब्याज मिलता है। ऐसे में उनके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है मार्केट में पैसा डालना, यानी बड़े बड़े उद्योगों या इंडस्ट्रीज को पैसा देना। तो जो प्रक्रिया है पैसा देने की, इसको हम क्रेडिट ऑफटेक कहते हैं, यानी कि लोन दिया जाना पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिक्कत है क्रेडिट ऑफटेक को लेकर के। क्रेडिट ऑफटेक की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, जिसका कारण है तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। हमने बात की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि एनपीए क्या है।
एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसा कि इसके नाम से ही मिलता है, समझ में आता है हमें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ऐसी परिसंपत्तियां जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। यहाँ परफॉर्म करने का अर्थ ऐसी परिसंपत्तियां जिनसे किसी भी तरीके से लाभ अर्जित नहीं किया जा पा रहा है। तो गाइज एनपीए को लेकर के बैंकों के माध्यम से कुछ मानक तय किए गए हैं, यानी कि बैंक अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था को इस तरीके से पैसा देती है तो एक निश्चित अवधि के अंदर यदि वह पैसा वापस नहीं आता या उसमें मिलने वाला ब्याज मिलना बंद हो जाता है तो उसे एनपीए में शामिल कर लिया जाता है। ये अवधि आमतौर पर 90 दिन या उससे अधिक की मानी जाती है। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से समझिएगा कि 90 दिनों की अवधि बिजनेसेस को लेकर के होती है, जबकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ऋण, जिसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एनपीए कहते हैं, वह एक पूरे फसल पैटर्न पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो 90 दिन की अवधि है वह एक सामान्य लोन की बात है। तो अगर एनपीओ होता है 90 दिन से अधिक का समय लगता है तो उसको बैंक मान करके चलता है अब उनकी जो दिया गया लोन है या दी गई परिसंपत्ति है उसमें वापस आने में थोड़ी समस्या होने वाली है, तो ऐसा बैंक मान करके चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स की। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स में 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला तो है यहाँ पर एनपीए प्लस तीसरा है वेव ऑफ। इन 3 चीजों को स्ट्रेस्ड एसेट्स में शामिल किया जाता है। यानी सबसे पहले एनपीए, यदि कोई दिया गया पैसा वापस आने की उम्मीद खत्म हो गई 90 दिनों के बाद, या फिर उसमें एक तनाव हो गया कि अब ये मिलने में दिक्कत होने वाली है, तो ये हो गया एनपीए। दूसरा, ऐसा पैसा जिसमें बैंक ने इस बात को मान लिया है कि वह वापस नहीं मिलेगा, तो अब बैंक ने उसको लेकर के जिसको पैसा दिया गया है उससे कुछ निगोशिएशन किए। निगोशिएशन का मतलब उन्होंने कहा कि यदि 100 रुपये दिया गया है, 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज दिया जा रहा, तो चलिए ब्याज आप 5 रुपये लौटा दीजिए, या फिर अंत में ये भी हो सकता है कि आप मूलधन ही लौटा दीजिए। तो इस तरीके से नेगोशिएशन बैंक और जिसने पैसा लिया है उसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। इसके बाद आता है वेव ऑफ। तो गाइज वेव ऑफ का मतलब ऐसा एनपीए जब बैंक को इस बात का पूरा भरोसा हो जाए कि अब एनपीए लॉस्ट हो चुका है, एनपीए खो चुका है, अब परफॉर्मेंस की जो एसेट की जो परफॉर्मेंस है वो वापस कभी नहीं आ सकेगी, यानी कि इससे बैंक की बैलेंस शीट से अब वह लोन पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में बैंक उसको अपनी बैलेंस शीट साफ करने के लिए बैलेंस शीट से हटा देती है, इसको वेव ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पर इन 3 चीजों को जब मिला लिया जाएगा पूरे क्षेत्र को लेकर के, तो यहाँ पर बात चल रही है बड़े इंडस्ट्रीज की। तो हमने बात की थी बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर के जो क्रेडिट ऑफटेक है वह नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनको बैंक पैसा देने से कतरा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है ये हमारा तनावग्रस्त परिसंपत्तियां यानी कि स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब है कि बैंकों ने अब तक जो भी लोन बड़ी इन इंडस्ट्रीज को दिए हैं तो उनके अंतर्गत पैसा वापसी की उम्मीद बहुत कम रही है। काफ़ी बार उनको लोन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा है या फिर उसको वेव ऑफ करना पड़ा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है बैंकों के सामने कि वे इस तरीके की बड़ी इंडस्ट्रीज को पैसा देने से कतरा रहे हैं। गाइस आपको याद होगा कि हमने उस दौरान जब इसमें चर्चा की थी कि महामारी के जरिए किस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था का यहाँ पर संतुलन बिगड़ा था, हमारी अर्थव्यवस्था में एक लंबा डिप देखने को मिला था। ये सब उसी के बाद की स्थितियां निकल करके आ रही हैं। तब भी आपको याद होगा हमने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले समय में हमें बढ़े हुए एनपीएस देखने को मिलेंगे। तो वही अब सब टॉपिक के रूप में हमें हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है, जिसे यहाँ पर आरबीआई ने भी बताया है। तो अब बात कर लेते हैं आरबीआई ने जो आंकड़े दिए हैं किस तरीके से किन किन क्षेत्रकों को लेकर के उन्होंने बात की है, यानी बैंक ऋणों का क्षेत्रवार विवरण। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि होम लोन सेगमेंट में क्रेडिट ग्रोथ में तेज गिरावट आई है। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब है कि बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है उसकी एक वृद्धि होती है, यानी कि बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जो वृद्धि है वो अपने आप में कम हो रही, यानी कि पर होम लोन के सेगमेंट में क्रेडिट ग्रोथ यानी कि दिया जाने वाला ऋण उसमें कमी आ रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव जो देखने को मिल रहा है इस्पात, सीमेंट और निर्माण जैसे क्षेत्रों में दिख भी रहा है या आने वाले समय में और दिख सकता है। देखिए गाइस, होम लोन का सेगमेंट सीधे सीधे पर्सनल लोन से जुड़ता है, और यदि घर ही नहीं बनेंगे, पहली बात तो समझिए कि पहले तो एक व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करेगा और घर बनवाने की बात करेगा। ऐसे में जो निर्माण क्षेत्र है
या घर बनाने का जो पूरा कंस्ट्रक्शन का मामला है, उसमें ये सारी चीज़ें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इस्पात है, सीमेंट है या और भी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है, अगर लोन की मांग गिर जाएगी तो लोन की मांग गिरने के साथ जो घरों का निर्माण है उसमें भी कमी आएगी, और जब निर्माण क्षेत्र में कमी आएगी तो उसके साथ साथ उसके जो कच्चे माल के सेक्टर्स हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक पूरा चक्रीय प्रवाह होता है, जिसमें एक साथ सभी क्षेत्रक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें अभी बात की गई है उद्योगों को मिलने वाले ऋण की, यानी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि जनवरी 2021 में ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसमें 1.3% का यहाँ पर संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, जिसकी तुलना की गई है जनवरी 2020 से, जब वहां पर 2.5% की वृद्धि देखी जा रही थी। इसमें जो उन्होंने कारण बताए हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बड़े उद्योगों की वजह से इसमें सबसे बड़ा डिप देखने को मिल रहा है। तो बड़े उद्योगों को मिलने वाला जो ऋण है उसमें 2.5% का संकुचन हुआ है, यानी कि हमने शुरुआत में ही इस बात को डिस्कस किया कि बैंक उनको अब ऋण नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसकी तुलना उन्होंने की है जनवरी 2020 में, जब ये 2.8% की वृद्धि के हिसाब से बढ़ रहा था। तो इसमें अब संकुचन देखने को मिला है। आगे बात करें सूक्ष्म और लघु उद्योगों की, तो इसमें इस समय इन उद्योगों में मध्यम वृद्धि देखी जा रही है, यानी जनवरी 2021 में 0.9% की वृद्धि देखी गई थी, जबकि जनवरी 2020 में 0.5% ही ये बढ़ रहा था, यानी इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बात करें मध्यम उद्योग की, तो जनवरी 2021 में 19.1% इसकी ग्रोथ थी, और पिछले साल यह केवल 2.8% की ही गति से बढ़ रहा था, यानी कि हमें इस क्षेत्र में मध्यम उद्योगों में एक मजबूत वृद्धि देखने को मिली, यानी एक लंबा उछाल है इसमें। हालांकि इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे एक सरकार का सपोर्ट भी यहाँ पर एक बड़ा रीजन है। आगे बात करें पर्सनल लोन की, व्यक्तिगत ऋण की, तो जनवरी 2021 में 9.1% इसकी वृद्धि देखी गई है, जबकि यही पिछले साल यह 16.9% की गति से बढ़ रहा था, यानी इसमें गिरावट तो आई है लेकिन फिर भी यह धीमी गति से वृद्धि कर रहा है। बात करें होम लोन की, तो इसमें भी गिरावट है, यानी यह 2021 में 7.7% जनवरी में रहा, जबकि पिछले साल यह 17.5% था। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन जो दो सेक्टर बाकी हैं अभी, कृषि और सर्विस सेक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें जो ऋण इनको दिया जा रहा है, तो इनमें कुछ ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिली है पिछले कुछ समय से। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर इस तरीके से एक बड़े क्षेत्र को ऋणों की उपलब्धता से दूर रखा जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, इसके सबसे पहले तो दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं। एक प्रभाव अपने आप में उद्योग क्षेत्र को, दूसरा प्रभाव अपने आप में बैंकिंग सेक्टर को। तो बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पर समस्या ये है कि यदि वह ऋण देते हैं तो उनको एक बात की संभावना ये है कि हो सकता है आने वाले समय में वह ऋण वापस ना आए, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर ऋण उन संस्थाओं को नहीं मिलता है जो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करते हैं, तो इससे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होगी, यानी डिमांड भी कम होगी, आपूर्ति भी कम होगी। कैसे होगी? अगर एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप में ग्रोथ नहीं करेगा तो उसके अंतर्गत जुड़े छोटे छोटे सेक्टर भी, अभी हमने बात किया, जैसे अभी हमने बात की हाउसिंग सेक्टर की, तो अगर हाउसिंग सेक्टर की डिमांड गिरेगी तो उसके साथ इस्पात, सीमेंट या अन्य कच्चे माल वाले जो अन्य संस्थान हैं उनके भी उत्पादकता में गिरावट आएगी। इससे कल को उन संस्थाओं में, यानी कि उन इंडस्ट्रीज से जो लोग कार्य करने वाले, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, अगर वह संस्थान या वह इंडस्ट्री बंद होगी तो उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो अर्थव्यवस्था में सामान्यतया मांग जनरेट करते हैं। ऐसे में अगर ये मांग में इनकी, पहली बात तो इनकी आय में गिरावट आएगी अगर इनको रोजगार से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, इनकी आय कम होने पर ये खर्च भी कम कर पाएंगे। जब ये खर्च कम करेंगे तो अपने आप में मांग कम हो जाएगी। एक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि मांग में गिरावट आ रही है, और दूसरे साइड से हमें देखने को मिलेगा कि आपूर्ति में भी इसकी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कई बड़ी जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो ये आपूर्ति में भी गिरावट करेगा। तो अपने आप में एक पूरा दुष्चक्र बनता जाएगा अर्थव्यवस्था में, जो नीचे की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाएगा। इससे उत्पादकता में भी गिरावट आएगी, रोजगार की हमने बात कर ही ली। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करते हैं कि
चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, इम्पैक्ट तो हमने समझ लिया, और चैलेंजेस क्या है, क्यों इस तरीके की ग्रोथ में हमें रुकावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो चैलेंज है कोविड-19 महामारी के इम्पैक्ट से अर्थव्यवस्था को निकालना। यानी कि जिन सेक्टर्स पे हमने अभी गिरावट की बात की कि अब बैंक्स इन सेक्टर को लोन देने से घबरा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो ये कोई अभी पिछले ही हाल ही में हुआ घटनाक्रम नहीं है। कोविड-19 के पहले भी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे हमें सुस्ती देखने को मिल रही थी, और उस दौर में भी इन क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में धीरे धीरे कमी की जा रही थी। लेकिन जैसे ही अब महामारी का दौर आया, तो महामारी के दौर ने इस पर लगभग डबल इम्पैक्ट किया, और ये फिर नेगेटिव में चला गया, यानी कि इनको मिलने वाले ऋणों की उपलब्धता अपने आप में समाप्त होती दिखने लगी। तो इसका कारण यही था कि एनपीए बढ़ रहे थे, जिस वजह से बैंकों ने ऐसा कदम उठाने के लिए अपना प्रयास किया। इससे क्या होगा, इससे ऋणों की उपलब्धता घटेगी। जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि ऋणों की उपलब्धता जब कम हो जाएगी तो इससे अर्थव्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन होने वाला है, देखिए कई सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वह बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते हैं। इससे उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में भी मदद मिलती है, साथ ही उनकी उत्पादकता में भी इससे वृद्धि हो सकती है। वो नई तकनीकों का उपयोग कर पाते हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ऋण के माध्यम से, और उससे ओवरऑल अपने जो इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा करके वापस उसको रीपे करते हैं, तो जिससे बैंकों को भी इससे लाभ होता है, साथ ही इंडस्ट्री को भी लाभ होता है। ऐसे में अगर यह चक्र टूटेगा तो ऋणों की उपलब्धता के चलते इस चक्र के टूटने से अपने आप में कई तरह की समस्याएं होंगी, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और उत्पादकता में गिरावट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें यहाँ पर सरकार को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, या नीति निर्माताओं को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर आरबीआई ने एक आंकड़ा एक तरीके से जारी किया है। उन्होंने दिखाया है कि बैंकों के सामने जो बढ़ता हुआ एनपीए है वो कितनी बड़ी समस्या अब इस कुछ दिन में आगे आ सकती है। तो उन्होंने उसके कारण के रूप में यही कहा है कि पैंडेमिक के जरिए, यानी महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया, उसकी वजह से बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत लोगों की जो अर्निंग्स हैं उनमें गिरावट आई। तो गाइज इससे जब अर्निंग में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है कि वे दोबारा से अपने लोन्स को वापस से पे कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, जो एक एनपीए के रूप में, एक बड़े एनपीए के रूप में सामने आएगा। तो ये एक आंकड़ा है। इसमें उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं, जैसे सितंबर 2020 के और आने वाले सितंबर 2021 के लिए। इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक और ओवरऑल बैंक्स की बात कही गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो येलो, जो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल पिछले सितंबर 2020 का आंकड़ा है एनपीएस को लेकर के। तो उसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक में जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि 9.7% एनपीए इस दौरान हुआ, प्राइवेट बैंक में 4.6 और ओवरऑल जो था वो था 7.5। इसी तरीके से उन्होंने 3 जो यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही हैं, रेड, ग्रे और येलो, ये संभावनाएं उन्होंने जताई हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 16.2% तीनों क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, 16.2, 7.9 और 13.5 ओवरऑल। तो ये है संभावना कि इतना तो एनपीए हो ही सकता है। इसके बाद जो ग्रे है उसे आप देख सकते हैं कि वो मीडियम स्ट्रेस की बात कही है कि यदि कुछ और एनपीए बढ़ते हैं, मध्यम स्तर पर रहता है एनपीए का आंकड़ा, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 16.8, प्राइवेट बैंक के लिए 8.2 और ऑल बैंक्स यानी सभी बैंक्स के लिए 14.1% तक जा सकता है। वहीं अगर यह आंकड़ा यहाँ पर सिवियर स्ट्रेस में रहता है, सिवियर स्ट्रेस का मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनपीए अगर होते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। ये जाएगा 17.6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का जा सकता है 8.8 और ओवरऑल जा सकता है 14.8। तो ये प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि इस वक्त की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसे में क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने जो चैलेंज है वो यही है कि अर्थव्यवस्था को हमें पुनर्बहाल करना है, वापस से उसे ग्रोइंग पीरियड में लेके जाना है। हालांकि आरबीआई की और कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि आने वाले 2021 और 2022 के दौरान हम वापस से रिकवर करने में सक्षम हो पाएंगे, और जो ऋणों की उपलब्धता है उसे हम क्षेत्रवार यानी सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि किस क्षेत्र को कितनी उपलब्धता होने वाली है। ऐसे में उनको उन ऋणों की स्थिति सुलभ कराई जाए।
इसके लिए सरकार का प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है। सरकार ने हालांकि बजट में कई सारी घोषणाएं की हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के और भी अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे टेक्सटाइल के लिए भी उन्होंने मेगा पार्क्स बनाने की बात कही थी। तो ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हैं जो हमें इस बजट में देखने को मिली हैं, जो अर्थव्यवस्था को वापस से पुनर्बहाल करने के लिए ही लाई गई हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। इसमें जो सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो कई सारे क्षेत्रकों के लिए एक साथ मतलब उनमें अलग अलग तरीके से देखता है उनको, और अलग अलग सेगमेंट के जरिए ही अलग अलग उनके लिए बजट में एलोकेशन किए गए हैं ताकि उनको बूस्ट वापस से किया जा सके। इसके लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय सरकार के द्वारा किए जाने बहुत जरूरी होंगे। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। जैसे अल्पकालिक उपाय में मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है और दीर्घकालिक उपाय के रूप में राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। ऐसे में इन दोनों के बीच में समन्वय किया जाना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में और आज के दौरान भी इसको तेजी से रिवाइव की दिशा में ले जाया जा सके। बात करें मौद्रिक नीति की, मौद्रिक नीति की इस वक्त जो आवश्यकता है वह आवश्यकता होने वाली है विस्तारवादी की, यानी कि एक ऐसा दौर जब मंदी और बेरोजगारी बढ़ रही हो तब अर्थव्यवस्था में हमें तरलता डालना लाभकारी हो सकता है। तो गाइस इसमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज की अदायगी है उसको कम किया जाए, यानी ब्याज दरें कम की जाएं। दूसरा रिड्यूस रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रिजर्व की जरूरतें हैं बैंकों के लिए, SLR है, CRR है, उनमें कुछ गिरावट की जाए ताकि उनके पास ज़्यादा तरलता हो सके, ज़्यादा पैसा हो सके मार्केट में डालने के लिए। तीसरा हो सकता है एक्सपेंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि सरकार के द्वारा जो प्रतिभूतियां हैं या बॉन्ड्स हैं जो मार्केट में भेजे जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, तो उसमें कुछ छूट दी जाए और बैंक्स वापस से उनको कलेक्ट करना शुरू करें ताकि मार्केट में तरलता बढ़ सके। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं मार्केट में तरलता बढ़ाने के मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। इनको हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। अब देख लेते हैं कि आज के लिए सवाल क्या बन सकता है। तो सवाल है, बड़े उद्योगों को मिलने वाले ऋणों की उपलब्धता में आने वाली गिरावट किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करती है? भारत के संदर्भ में हालिया उदाहरणों के आधार पर चर्चा कीजिए। तो गाइस इस टॉपिक में हमने बहुत सारी बातों की चर्चा की है, जैसे बड़े उद्योगों को जो ऋण दिए जाने हैं उसमें किस तरह से गिरावट आ रही है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर इस तरीके के ऋणों को दिया जाना रोका जाएगा या बाधित होंगे वे, तो किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो आप इसे ओवरऑल समझ करके एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। ठीक है गाइज, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।